हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि गॉसिस लॉ क्या होता है। और गॉसिस लॉ जैसे कि आपको पता कि फाई जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज अ वन वन बाई एप्सिलॉन जीरो टाइम्स ऑफ क्यू। तो ये हमारे पास गॉसिस लॉ आ गया। अब हमने कूलम्स लॉ गॉस लॉ का यूज़ करके जब हमने निकालना है इस टॉपिक में, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ओके, तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्जेज है, एक ये ले लो प्लस क्यू वन विच इज लाइंग एट पॉइंट ओ, और कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे ले लो आप, ये है प्लस क्यू टू विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वन। ओके, और तो ये अगर प्लस क्यू वन हम चार्ज लाएं, ये प्लस क्यू टू हम चार्ज, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। कि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है दैट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। ओके, अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क में हम क्या करेंगे, एक स्फीयर ड्रा करेंगे जिसका रेडियस होगा वो आर के बराबर होगा। ड्रा ए स्फीयर टेकिंग ओ एज सेंटर हैविंग इट्स रेडियस आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर क्यू वन की मैं बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप, दिस वन साइड। ओके, तो अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और क्यू टू के ऊपर आप एक स्मॉल इन्फाइनेटली स्मॉल एरिया जो है डी एस सपोज करके चलो। क्यू टू के ऊपर सपोज ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है वो डी एस है, और इस डी एस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसको डी फाई ले लो आप। तो इसके गॉस के लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड, दिस सरफेस इज क्लोज्ड। ये सरफेस जो ऊपर जो स्मॉल जो ले रहे हैं वो भी क्लोज है, टोटल ये गॉसियन सरफेस होता है। और बच्चों पहले भी आपको मैंने बताया कि गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिस इस सरफेस के ऊपर, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज सेम, मैग्नीट्यूड इसका सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज सेम थ्रू आउट दिस गॉसियन सरफेस। ओके, स्मॉल आर वाला लेना तो उस सरफेस के ऊपर स्मॉल उस स्फीयर के ऊपर एक किस्म का ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो इसका ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा दैट विल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ओके, तो उस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ मर्जी आप निकालो, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो इन मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। तो बच्चों आपको पता है कि ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू, अगर क्यू वन के कारण है तो क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ई की डायरेक्शन डी एस, अब हमारे पास ये डी एस स्मॉल एलिमेंट जो है यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ये मेरे पास डी एस है। और आपको पता है कि एरिया जो है वो भी एज ही हम उसको वेक्टर स्टडी करेंगे। जब हमने गॉस लॉ हमने किया था तो वहाँ पे हमें ये जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश की थी तो वहाँ पे हमें एरिया को एज ए एरिया वेक्टर लेके चलना पड़ रहा था, और उसकी वेक्टर जो था वो उसकी डायरेक्शन जो थी दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो ये डी एस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट इज गिवन बाई एन कैप, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब देखो बच्चों, ई भी इसी डायरेक्शन में, और ये डी एस जो है डी एस वेक्टर इसका जो डायरेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में। इसको आप एन कैप ले लो, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इम्प्लाइज थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस, और ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर द होल सरफेस, दैट इज क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, इसको याद रखना। तो ये और ई जो है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इन मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो बच्चों एक्चुअली में होता क्या है, ऐसे अगर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमारे पास हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं ये डी एस सपोज करता तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी होनी थी, अगर मैं ये सपोज करता तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसी होनी थी। तो बच्चों एज ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट हर एक सरफेस के लिए, क्योंकि इसकी मीन मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैं तभी मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, लेकिन एज ए डायरेक्शन जो यहाँ पर डायरेक्शन ये, यहाँ पर डायरेक्शन ये, अगर मैं डी एस यहाँ पर लेता तो डायरेक्शन ई की यहाँ पर होती। हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। अब जब डिफरेंट हो जाती है तो एज ए वेक्टर हम उनको इक्वल नहीं बोल सकते, एज ए वेक्टर हम उनको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे अगर स्मॉल एरिया डी एस हम लें तो डी एस के
along डीएस के थ्रू जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं वो सारे के सारे आपस में पैरेलल हैं। उनका मैग्नीट्यूड जो है वो एज वेल एज उनके डायरेक्शन जो है वो आपस में बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे ई को जो है वो एज ए कांस्टेंट चूज करके चल रहे हैं कि ई किसके लिए कांस्टेंट है, ये डीएस के लिए कांस्टेंट है, ये सारे के लिए कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ डीएस के लिए ई जो है वो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होगा तो बच्चों ये बाहर निकल आएगा और डीएस दैट इज Q1/ε0। अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब डीएस सभी डीएस को मिला दो, सभी डीएस को मिला देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब सभी डीएस को टोटल जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस दैट इज 4πr²। डायरेक्ट मैंने ई इंटू 4πr² दैट इज इक्वल टू Q1/ε0। तो यहाँ से बच्चों ई कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ से ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r²। ई की वैल्यू ओके, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है कि 1/4πε0 Q1/r²। हमें पता है कि अगर Q2 जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q2 लिख सकते हैं। एफ फोर्स बाई Q2 कितनी फोर्स लगेगी उसके ऊपर, Q2E। हमें पता है कि ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। अब चार्ज कौन सा, किसके ऊपर फोर्स लग रही है, Q2 के ऊपर लग रही है दिस वन। तो फोर्स कितनी लगी, Q2E। ऊपर से जो ई निकाला वो इसमें पुट कर दो, कितना निकाला 1/4πε0 Q1/r²। तो एज ए होल ये क्या आ गया 1/4πε0 Q1/Q2/r²। तो बच्चों ये क्या कूलम्स लॉ ये हमने कहाँ से निकाला, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस लॉ। तो इस चीज़ को याद कर लेना, ये बोर्ड एचपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज हाउ टू डिड्यूस द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो दिस इज द वे, कुछ भी नहीं है, पहले गॉस लॉ हमने यूज़ किया, डायरेक्शन डीएस स्मॉल एलिमेंट, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 cos 0 डिग्री 1 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ई डी एस Q1/ε0। डी एस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब होल सरफेस एरिया सफ़ेयर का, तो दैट इज़ 4πr²। 4πr² यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से ई की वैल्यू ही आ गई। अब जो चार्ज Q2 रखा हुआ है यहाँ पे, Q2 के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी ड्यू टू Q1 दैट इज गिवन F इज इक्वल टू Q2E। तो यहाँ से ई की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1/Q2/r² विच इज कूलम्स लॉ एंड इट हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम गॉसेस लॉ। ओके, तो बच्चे इसकी एक एप्लीकेशन मैं आपको बता सकता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, गॉस लॉ जो है वो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गॉस लॉ का यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और लाइन। लॉन्ग वायर के कारण शॉर्ट में लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई रॉड है और सपोज इसकी लेंथ जो है वो L है, ओके, और ये जो है पूरी चार्ज्ड है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास हमने इसको चार्ज पॉजिटिवली चार्ज रॉड बनाया, सिंपल सी बात है। या मेरे पास कोई स्फीयर है उसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज बनाना है या उसको हमने पॉजिटिव चार्ज देना है। बच्चों उसका मतलब ये होता है कि अब देखो पहले ये तो एज ए न्यूट्रल होगा, इसमें प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। किसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को सारे को निकाल लेंगे बाहर। जब इलेक्ट्रॉन सारे निकल जाएंगे, नेगेटिव वहाँ से निकल जाएगा, ये मैक्सिमम जब नेगेटिव निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो वो ये चार्ज है, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थिंग के कारण जो है वो, या किसी भी मेथड से हमने इसके इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ठीक है बच्चों। अब ये मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और पॉजिटिव चार्ज, तो नेचुरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा, जैसे कि आपको बताया कि पॉजिटिव का हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये मेरे पास एक लंबी सी एक स्टिक है और पॉजिटिवली चार्ज है। तो बच्चों इसका अगर बनाए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ पे इधर को होगा, इधर को होगा, यहाँ से ऊपर को होगा, पर 3 डिमेंशनल बनेगा, यहाँ इधर को होगा, यहाँ से इधर होगा। मैंने क्या किया, मैंने कोई गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया और सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, आप पी पॉइंट ले लीजिए, और सपोज पी पॉइंट जो है इस रॉड से आर डिस्टेंस के ऊपर है, ये डिस्टेंस जो है वो आर है।
अगर मैं आर को एज ए रेडियस मान के चलूँ तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर जैसा ड्रा कर सकता हूँ। ओके, ये सिलेंडर आ गया। अब ये सिलेंडर कैसा है, ये सिलेंडर ये 3 डायमेंशनल सिलेंडर होगा, तो इसकी चार्ज होगा सारे का सारा कहाँ पे आएगा, इसके सरफेस के ऊपर आएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये एक गॉसियन सरफेस है। क्या बच्चों, गॉसियन सरफेस। ओके, और गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जहाँ मर्जी जिस मर्जी पॉइंट के ऊपर ले लो, इसके फ्रंट में ले लो, इसके बैक में ले लो, इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर हमेशा से बराबर होती है। और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इट ऑलवेज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब बच्चों देखो, हमारे पास एक सरफेस ये बन रहा, और यहाँ इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ, इस सरफेस को आप जो है वो इसको 1 नाम दे दीजिए। एक 1 है, एक बाहर बड़ा सरफेस आ गया, इसको 2 ले लो ऊपर वाले नीचे वाले को, और इस सरफेस को 3 ले लो। अब यहाँ पे 1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये 2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, और यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। अब DS की बात लेते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया जो है वो कंसिडर किया। बच्चों स्मॉल एरिया इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मुझे ई जो है वो एज ए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जब मैं सारे सरफेस के ऊपर लूँगा तो ई कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर ई एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल रही है, तो उनको बराबर करने के लिए डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं स्मॉल एरिया DS लूँ, यहाँ पे ये मैंने DS ले लिया, तो DS के ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है वो सारे का सारा पैरेलल है, सबकी डायरेक्शन सेम है, ई तो सेम है ही है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये जो है आई कैन टेक ई एज कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे DS लेता तो DS वेक्टर कैसे जाना था, ये जाना था, DS वेक्टर एन कैप इधर को आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेता तो ऊपर को जाना था, एन कैप ऊपर को आना था DS का। ठीक है बच्चों, तो देखो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमें पता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये लेंथ है, तो लेंथ में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है। अगर चार्ज टोटल इसके ऊपर Q है और टोटल इसकी लेंथ L है तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो Q यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, ठीक है बच्चों, इसको 1 का नाम दे दीजिए। अब ये जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऊपर का नीचे का, तो ये इसको ले लो, ये 1 रीजन है, ये 2 रीजन है, ये 3 रीजन है। तो क्या इसको मैं जो है खोल के लिख दूँ, सरफेस का मतलब क्लोज कहाँ से कहाँ तक है, E.ds 1 के लिए प्लस E.ds 2 के लिए प्लस E.ds 3 के लिए। ओके, दैट इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। मैंने इसी चीज़ को खोल के ये लिखा हुआ। ओके, अब जो अगर मैं इसको अप्लाई करो E.ds, ये सारे वेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या देगा, 1 रीजन के लिए क्या देखो, चलो लिख देते हैं, ये 1 रीजन के लिए क्या लिखो, EDS कॉस, सीधा पुट कर दो, E इधर को, DS वेक्टर एन कैप ऊपर को जा रहा, कॉस 90 डिग्री प्लस 2 के लिए EDS अगेन कॉस 90 डिग्री प्लस 3 के लिए EDS कॉस कितना होगा बताइए आप, DS वेक्टर इधर को, E की डायरेक्शन इधर को, कॉस 0 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, तो बच्चों ये क्या हो गया, 0 प्लस ये बचेगा कौन सा, 3 रीजन वाला, EDS कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। कॉस 0 डिग्री इज 1, तो ये चीज़ बच गई, क्या बच गई, EDS इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, अब DS के लिए E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ DS लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0 विच इम्प्लाइज DS का इंटीग्रेशन बच्चों S क्या, सिलेंडर का सरफेस एरिया, और सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। तो बच्चों यहाँ से E कितना आ गया, इसको अगर मैं रिफाइन करूँ और L से L कट जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा,
2 पाई एप्सिलॉन 0 r, इट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। अगर मेरे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो ये होगा इन वेक्टर फॉर्म। इसको मैं क्या लिखूं? इन वेक्टर फॉर्म। तो डायरेक्शन इसकी काउंट कर देंगे। ई की डायरेक्शन क्या है आप बताइए मुझे, क्या डायरेक्शन है यहाँ पे? एप्सिलॉन 0 आर, यही डायरेक्शन है बच्चों, ये बार बार डायरेक्शन, इसको आर कहते हैं। तो ये इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और यहाँ पे वही आ जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ से आ रहा है। अगर मैं ई और आर का ग्राफ ड्रा करूँ तो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका ग्राफ जो होगा ई की वैल्यू जो होगी वो विद आर जो होगी वो ऐसे वेरी करेगी। ओके, दिस इज द ई और आर जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तो आपने याद रखना कि हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसका जो है वो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली जाती है। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ से और हम थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सफ़ेयर की बात कर लेते हैं, एक सफ़ेयर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सफ़ेयर। ओके, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फीयर ले लो, ये फुटबॉल की तरह ये ले लेते हैं। ओके, और ये फुटबॉल की तरह सपोज इसका सेंटर जो है वो ओ है। ठीक है बच्चों, इसका सेंटर जो है वो ओ है। अब सपोज ये सारे का सारा जो है वो शेल जो है फुटबॉल की तरह जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इस चीज़ को समझिए आप अच्छी तरह से, ये हमारे पास है क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और सपोज इसका रेडियस जो है वो आर है। ओके, तो इस हॉलो स्फेरिकल शेल जो कि चार्ज्ड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बाहर कितना होगा, इसके सरफेस के ऊपर कितना होगा और इसके इनसाइड कितना होगा, यही हम गॉस लॉ का यूज़ करके जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर कर लो आप, हॉलो स्फीयर। ओके, ठीक है बच्चों। सपोज पहले मैंने पॉइंट पी ए ले लिया आउटसाइड द शेल। ओके, और सपोज यहाँ का इसका डिस्टेंस जो है वो इसका डिस्टेंस जो है वो आप R1 ले लो, या ऐसे लेते हैं जैसे जैसे आपकी बुक में है, ये डिस्टेंस जो आप यहाँ से यहाँ तक R ले लो, तो ये स्मॉल r ले लो। सपोज ये सरफेस है, ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r के बराबर है। तो ये टोटल हमारे पास OP कितना आ जाएगा, फिर OP हमारे पास आ जाएगा ये कंफ्यूज क्यों होना आप, इसको ना स्मॉल r ले लो, सारे को स्मॉल r ले लो, यहाँ से लेके OP का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r, और ये सरफेस इसका रेडियस, इसका खुद का रेडियस जो है वो कैपिटल R ले लीजिए। ये सिंपल तरीके से इसको लेके चलते हैं। ओके, सपोज ये हमारे पास P पॉइंट है और इसका P पॉइंट जो है वो O से P दूरी जो है वो R डिस्टेंस के ऊपर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया, एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा किया। ये क्या आ गया मेरे पास, गॉसियन सरफेस। और ये सरफेस जो मैंने बनाया है, जो मैंने स्फीयर जैसे जो बनाया, इसका रेडियस है R। ओके, पी पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट। ओके, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंट है। तो एज ए वेक्टर हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बट एज इन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस या हॉलो स्फेरिकल शेल का। ओके, तो मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds सपोज कर लिया। ds के कारण फ्लक्स जो पैदा हो वो d ले लो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों आपको पता ही है कि ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, और ds वेक्टर जो होगा वो उसकी डायरेक्शन भी n कैप यहाँ पे यही रहेगी। ओके, तो गॉस लॉ बच्चों, गॉस लॉ क्या बोलती है, पहले आउटसाइड के लिए हम कर लेते हैं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड के लिए गॉस लॉ अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सपोज यहाँ पे Q सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज जब सरफेस के ऊपर Q है। ओके,
अब प्लस क्यू चार्ज जो है इसके सरफेस के ऊपर रिजाइड कर रहा है। और बच्चों तरीका वो ये कि यहाँ से मैंने नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया प्लस, तो इसको मैं बोलूँगा पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। तो ये मेरे पास आ गया जी। ओके, तो इसको अगर मैं और इसको रिफाइन करूँ तो इसको मैं क्या लिखूँ, ई डी एस कॉस, कॉस कितना होगा बच्चों, ई बाहर को, इस डी एस का वेक्टर भी बाहर को, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डी एस is equal to q upon epsilon 0, which implies E is constant for what, for this ds area। तो E बाहर निकाल लिया मैंने, ds यहाँ पे कर दिया, q अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। तो ये ds क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो स्फीयर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 4πr²। स्मॉल r इसका रेडियस है, 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई मेरा यहाँ से क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r²। ठीक है, और इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर नोटेशन में इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², और इसकी डायरेक्शन वही है, आगे वाली साइड ही है, तो आर कैप, ये आर कैप है ना मेरे पास ये। तो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये तो था, हो गया बच्चों आउटसाइड था। ऑन द सरफेस करते हैं, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो यहाँ पर भी वही है यहाँ के लिए, बाकी तो चीज़ें कांस्टेंट है, बात तो वही है। ये अगर यहाँ पे लेते तो ये इसका रेडियस ले रहे थे, अगर मैं यहाँ पे लेता तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोसीजर वही है सारे का सारा कि गॉसियन सरफेस, लेकिन इसका गॉसियन सरफेस होगा इसका वेरी वेरी क्लोज टू दिस वन, जस्ट इसको कवर करेगा जस्ट। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो यहाँ से इसका ये गॉसियन सरफेस जो है, एक्चुअली में बच्चों यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मेरे पास ये है प्लस वाला मेन ये है, और मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे निकालना, ऑलमोस्ट यहाँ पे निकालना, तो मैं जस्ट इसके बिल्कुल कवर करते हुए एक इसका गॉसियन सरफेस ड्रा करूँगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो यहाँ से जा रहा, तो इस नेचुरली गॉसियन सरफेस यहाँ से गुजर ही रहा, यहाँ से क्रॉस कर ही रहा, तभी तो d5 बना। तो यहाँ से यहाँ पर भी बात वही है, सेम प्रोसीजर वही है जो आउटसाइड वाला है, लेकिन कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो वही है, और आर जो होगा वो ये बन जाएगा ऑन द सरफेस। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लूँ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², और वेक्टर इसका जो होगा वो ही रहेगा। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर होगी बात, सबको क्लियर है। चलिए एक तो इसका तरीका ये हो गया। अब ऑन द सरफेस के ऊपर ये चीज़ आ गई, और इसको थोड़ा सा रिफाइन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये मेरे पास एक सरफेस है और ये टोटल चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर रिजाइड कर रहा। ठीक है, तो जैसे पीछे वाले इसके साथ ही हमने टॉपिक में हमने किया था कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे एक लॉन्ग हॉलो स्फेरिकल एक जो है वो एरिया है स्फीयर के तौर पे, तो उसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको याद है, सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन इसका एरिया, क्यू अपॉन इसका एरिया जो है इसका एरिया जो है आप लिख लीजिए, किसके बराबर हो जाएगा ये, सिग्मा अपॉन एस। तो क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यू जो है टोटल चार्ज है, और मान लीजिए इसका सरफेस एरिया जो है वो एस है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एस। तो यहाँ से इसको रिफाइन कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू हमारे पास क्या आ गया, देखो अगर मैं यहाँ से करूँ तो सिग्मा एस, तो बच्चों एस क्या है, एस को मैं लिख दूँ 4 कैपिटल R²। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे पुट कर दो, आप ऊपर बड़ी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ई किसके बराबर आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे मैं लिखूंगा क्या, सिग्मा इंटू 4 R² अपॉन R²। तो बच्चों जब इसको 4 से 4 कट गया, R² से R² कटा, तो ये कितना बच गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू इतनी आ गई चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ओके, अब ये तो आ गया ऑन द सरफेस। अब आप ये लीजिए, आप इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द हॉलो स्फीयर ले लो आप।
इनसाइड द होलोस्फीयर का मतलब है कि यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ये लाई कर रहा है। जब ये यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है तो चार्ज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव वहाँ से निकलता और इरेडियली आउटवर्ड होता, अंदर की तरफ नहीं होता। तो अंदर की तरफ आप सिंपली बोल सकते हैं कि क्यू जो है वो इज रिजाइडिंग ऑन इट्स सरफेस, हेयर वैल्यू ऑफ क्यू इज जीरो, हेयर वैल्यू ऑफ क्यू इज जीरो। तो सिंपली वी कैन से दैट इनसाइड द शेल फाई इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है यहाँ पे जीरो, या चार्ज नहीं है क्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल E is equal to 0 as there is no electric field inside the uniformly charged thin spherical shell। ठीक है बच्चों, तो एट द पॉइंट इनसाइड द शेल, यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेंगे जब, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्यू जो है वो ऑन द सरफेस रिजाइड कर रहा है और क्यू की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। इनसाइड क्यू इज इक्वल टू जीरो, आप यहाँ पे क्यू जीरो पुट करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जीरो है, तो सिंपली बोल सकते हैं कि ई इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये हमारे पास दो एप्लीकेशन थी गॉसिस लॉ का यूज़ करने के, और गॉसिस लॉ यूज़ करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही वैल्यू निकालते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।